Hi everyone, welcome back to part 2 of hypertensive disorders in pregnancy. ये वाला एपिसोड एक डिफिकल्ट एपिसोड है, लेकिन अगर इसको हमने अच्छे से समझ लिया तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे 20 वीक्स के बाद ही क्यों जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लैम्पशिया डेवलप होता है, कोई भी नली पैरिस या प्राइमी ग्रेविडा लेडी इसके लिए क्यों ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होती है, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी जैसे ट्विंस या ट्रिपलेट्स में ये क्यों ज्यादा पाया जाता है, मोलर प्रेगनेंसी जहां पे फीटस ही नहीं होता वहां कैसे प्री एक्लैम्पशिया डेवलप हो जाता है, जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है वो आईयूजीआर क्यों हो जाता है और कभी कभी सडन आईयूडी क्यों हो जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये समझने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक एनाटॉमी एंड द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ अ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द ब्लड सप्लाई ऑफ अ नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूं ऑफ अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, इसका एक कट सरफेस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम हम सब जानते हैं, जो मस्कुलर लेयर होती है यूट्रस की उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और इस मायोमेट्रियम के अंदर टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ द यूट्रस होता है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स। तो जब हम किसी नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करते हैं तो हमारी जो लेयर्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि एक इनर कैविटी की तरफ होता है एंडोमेट्रियम विद द सीक्रेटरी ग्लैंड्स, एंड दिस इज द मायोमेट्रियम। अब जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस की, इट इज थ्रू द यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी जब एंटर होती है थ्रू द यूट्रस तो ये कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो दिस इज द यूट्राइन आर्टरी, ओके। ये आके पहला जो इसका ब्रांच निकलता है विच दिस इज कॉल्ड एज द आर्क्यूएट आर्टरी, एक आर्क की तरह, ओके। सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज द आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी से फिर फर्दर ब्रांचेस निकालते हैं जिनको हम कहते हैं रेडियल आर्टरी, ओके। आसानी से यूं समझ लीजिए कि जैसे एक सर्कल के रेडियाई होते हैं, कई सारे रेडियस, तो जो आर्क्यूएट आर्टरी से फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं जो मायोमेट्रियम को पियर्स करते हुए आते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियल आर्टरी। और एंडोमेट्रियम में आने के बाद जब ये मायोमेट्रियम वाला पार्ट पियर्स कर जाती है आर्टरी, तो जब ये एंडोमेट्रियम में आती है तो हियर इट बिकम्स द स्पाइरल आर्टरी, ओके। हियर इट बिकम्स द स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल मतलब लाइक अ स्प्रिंग। तो ये जो एंडोमेट्रियम में आर्टरीज होती हैं, दे आर लाइक अ स्पाइरल, सो दीज आर कॉल्ड एज स्पाइरल आर्टरीज। ये है एक ब्लड सप्लाई ऑफ अ नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब प्लेसेंटा आ जाता है देन व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाट इज द यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो अब हम आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, तो तीसरे दिन
जब मॉरुला स्टेज में हमारा जाइगोट होता है तो वो एंटर करता है थ्रू द फेलोपियन ट्यूब्स इनटू द यूट्राइन कैविटी। और जो इम्प्लांटेशन साइट है इस जाइगोट का वो मोस्टली होता है ऑन द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। तो अब मैं फिर से एक डायग्राम बना रही हूं ऑफ अ यूट्रस, ओके। और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि दिस इज द एंडोमेट्रियल कैविटी, ठीक है। ये एंडोमेट्रियल कैविटी है जो अपर वॉल है फंडस में, मोस्टली ऑन द पोस्टीरियर साइड। हमारा जो मॉरुला स्टेज में एंटर हुआ होता है एम्ब्रियो, वो मल्टीप्लाई करते 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 बाय डे 6 या डे 7 फ्रॉम फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में। ब्लास्टोसिस्ट क्यों सिस्ट क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक धीरे धीरे कैविटी डेवलप होने लगती है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसके अंदर होते हैं अराउंड 107 सेल्स। तो ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है डे 6 या डे 7 आफ्टर फर्टिलाइजेशन आके इंप्लांट होता है यूट्रस के अंदर। एंड द साइट ऑफ इंप्लांटेशन इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में रेडी रहता है एक फर्टिलाइज्ड ओवम को अपने अंदर समाने के लिए टू फॉर्म द fetus. So when the blastocyst comes and starts getting implanted, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। इसके अंदर की डिटेलिंग मैं आपको नहीं बना के दिखा रही हूं। हमें समझने की जरूरत है कि यूट्रस में क्या चेंज हो जाता है। तो जो एंडोमेट्रियम का पार्ट इस वाले एरिया में रह जाता है जहां पे ये ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट करता है, इसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ। Endometrium in pregnancy is called as decidua because it becomes highly specialized. और decidua word हम जब भी यूज करते हैं तो it means something that is shed off. तो डेसिडुआ क्योंकि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो ये पूरी लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है और वापस नॉन प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम पे शिफ्ट हो जाता है यूट्रस। सो दिस इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। लेकिन जहां पे ये ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट होता है उसके नीचे का जो डेसिडुआ होता है उसको कहा जाता है डेसिडुआ बेसालिस, बेसल डेसिडुआ। ये वो साइट है जहां पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। और यहां पे जो स्पाइरल आर्टरीज मैंने आपको पहले दिखाई थी वहां पे कुछ चेंजेस होने लगते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्लेसेंटा। जो इसके ऊपर का डेसिडुआ, क्योंकि ये तो अंदर इरोड कर गया, तो कुछ एंडोमेट्रियम का हिस्सा इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर भी रहता है इंप्लांटेशन के बाद। तो जो ये वाला पार्ट होता है डेसिडुआ का, इसको हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक कैप्सूल की तरह अंदर ब्लास्टोसिस्ट चला जाता है और उसके ऊपर ये कवर कर देता है। जो बाकी एंडोमेट्रियम बचता है यूट्रस का, जिसका कोई लेना देना नहीं है विद द फीटस, इसको हम कहते हैं डेसिडुआ पेराइटालिस। डेसिडुआ पेराइटालिस। और इसके अंदर जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, वो एक नॉर्मल ब्लड सप्लाई की तरह रहती हैं। जो ये वाला पार्ट है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस वाला, दिस इज डिवॉइड ऑफ एनी ब्लड सप्लाई, क्योंकि फीटस तो अब जो जाइगोट है वो तो अटैच हो गया यहां आकर, ठीक है। सो दिस पार्ट इज टोटली एवास्कुलर। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फीटस, जो एंडोमेट्रियम की कैविटी है बाय 14 to 16 वीक्स वो कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाती है। ऑब्लिटरेट हो जाती है मतलब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और बच्चा धीरे 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 बढ़ना शुरू करता है विद इन द सैक। ओके, नाउ दिस एंटायर पार्ट इज बिकम obliterated, no longer there.
तो जो पूरा रेलेवेंस है वो है इस डेसिडुआ बेसालिस का, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो यहां डेवलप करेगा. सो नाउ वी कम टू हाउ द प्लेसेंटा इज मेड. तो अब हम आ जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. तो जैसा मैंने बोला, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये 107 सेल्स की स्टेज में जब होता है, तो इन 107 सेल्स में से 99 होते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट टर्म हमेशा हमें याद रखना चाहिए जब भी हम ऑब्स्टेट्रिक्स में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं या हम कोई भी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू प्री एक्लैम्शिया या मोलर प्रेगनेंसी एंड सो ऑन. सो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट जो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसमें जो 99 सेल्स होते हैं वो बना देते हैं ट्रोफोब्लास्ट. अब इस ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है? जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो फिर दो तरीके के होते हैं. ओके, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं विलस, विलस ट्रोफोब्लास्ट. विलस का मतलब बेसिकली एंकरिंग. और जो दूसरा होता है वो होता है एक्स्ट्रा विलस, मतलब जो विलस का काम नहीं करेंगे, दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा विलस. तो अब ये विलस और एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है? जो ये डेसिडुआ बेसालिस है, ठीक है, जहां पे ये ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हुआ, वहां पे ये जो विलस ट्रोफोब्लास्ट है ये बना देते हैं व्हाट वी कॉल एज द कोरियोनिक विलाई, जिनका मात्र काम है ब्लास्टोसिस्ट को डेसिडुआ बेसालिस पे एंकर कर देना. जैसे शिप का एंकर होता है जो पकड़ के रखता है शिप को, फ्लोट अवे नहीं होने देता, वैसे ही जो ये कोरियोनिक विलाय होते हैं डेसिडुआ बेसालिस की तरफ, इनका काम होता है टू एंकर द ब्लास्टोसिस्ट टू द डेसिडुआ एंड वहां से न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बिटवीन द मदर एंड द फीटस. तो जो ये कोरियोनिक विलाय हैं इनका तो ये काम है. अब जो एक्स्ट्रा विलस वाले हैं इनका क्या काम है? एक्स्ट्रा विलस को हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक कहलाता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, और जो दूसरा कहलाता है वो कहलाता है एंडोवैस्कुलर. एंडोवैस्कुलर टर्म ही समझाता है जो वेसल्स के अंदर घुस जाए. तो जो एक्स्ट्रा विलस वाले ट्रोफोब्लास्ट होते हैं इस ब्लास्टोसिस्ट के, वो क्या करते हैं, जो इंटरस्टिशियल वाले होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं इनटू द डेसिडुआ एंड इनटू द मायोमेट्रियम. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम तो डेसिडुआ में कन्वर्ट हो गया. तो जो इंटरस्टिशियल वाले होते हैं दे पेनिट्रेट इनटू द डेसिडुआ एंड इनटू द मायोमेट्रियम. एंड the important ones are the endovascular trophoblast, क्योंकि ये इन्वेड करते हैं स्पाइरल आर्टरीज एंड दे एस्टैब्लिश द यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन. सो नाउ आई विल ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम कि एक प्लेसेंटा का जो सर्कुलेशन वाला पार्ट है वो कैसा दिखता है. तो ये है मायोमेट्रियम. ओके, सो दिस इज द मायोमेट्रियम. इसके ऊपर की जो लेयर है दैट इज द डेसिडुआ बेसालिस, जहां पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड है और जहां पे प्लेसेंटा बन रहा है. डेसिडुआ बेसालिस. अब इनके अंदर है हमारी स्पाइरल आर्टरीज. तो ये है हमारी स्पाइरल आर्टरी. किसी भी ब्लड वेसल के अंदर जो अंदर की लाइनिंग होती है वो कहलाती है एंडोथीलियम. तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी ब्लड वेसल है हमारा, ये एक आर्टेरियल, कोई भी हमारी सिंपल सी आर्टेरियोल है, तो जो इसके अंदर की लाइनिंग होती है इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम.
एंडोथीलियम, और इसके बाहर होते हैं हमारे मस्कुलर लेयर। ओके, तो जो अंदर की लाइनिंग होती है दैट इज एंडोथीलियम, और जो ये बाहर वाली लाइनिंग्स होती है दीज आर कॉल्ड एज द मस्कुलर लेयर। अब ये एक मायोमेट्रियम में ऊपर डेसिडुआ बेसालिस है, यहां पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, और ये स्पाइरल आर्टरीज हैं। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को यहां से ब्लड चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो जो ये कोरियोनिक विलाई है ब्लास्टोसिस्ट के, वो जैसे मैंने पहले बोला एंकर बना देते हैं। ओके, सो दे फॉर्म एंकर एंड दे आर कॉल्ड एज एंकरिंग विलाई। तो ये इस तरीके से एंकर बना देते हैं, और ये पूरा सेल से ये कवर्ड होते हैं, और इनका काम क्या है, यहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को फीटस तक पहुंचाना ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये जो है कोरियोनिक विलाई, ये तो हमारे यहां पर बना देंगे एंकरिंग विलाई या कोरियोनिक विलाई। अब जो एक्स्ट्रा विलस वाले हैं वो क्या करते हैं, जो इंटरस्टिशियल वाले हैं वो तो बाहर पड़े रहते हैं, जैसे मैंने बोला डेसिडुआ में पेनिट्रेट कर जाते हैं, मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट कर जाते हैं। लेकिन जो एंडोवैस्कुलर वाले हैं वो पेनिट्रेट करते हैं स्पाइरल आर्टरी को, और जो उसकी एंडोथीलियल लाइनिंग होती है स्पाइरल आर्टरी की, और जो मस्कुलर लेयर होती है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एंडोवैस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट वो डिस्ट्रॉय इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसके बाद इस आर्टरी के नाम पे सिर्फ एक खाली खोखला शेल रह जाता है, और पूरा प्रेशर इसका गिर जाता है। जो मैच्योर प्लेसेंटा में स्पाइरल आर्टरी का प्रेशर होता है वो 70 to 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है सिर्फ, वो इसलिए ताकि जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फीटस तक पहुंच सके। एक मैच्योर प्लेसेंटा में पर मिनट अराउंड 500 to 600 ml का ब्लड फ्लो होता है इन द इंटरविलस स्पेस। दैट इज द काइंड ऑफ ब्लड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जो ये एंडोवैस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट होते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट में से निकलते हैं, वो स्पाइरल आर्टरी की पूरी लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे कैसे दिखने लगती है, मिड प्रेगनेंसी आते आते, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द 20 वीक्स। मिड प्रेगनेंसी आते आते जो ये स्पाइरल आर्टरी है इसका नक्शा बिल्कुल बदलने लगता है, और ये अभी थोड़ा सा फिर भी स्पाइरल दिख रहा है, और जब तक ये 3rd ट्राइमेस्टर पहुंचेगा ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और एक बिग ल्यूमेन, बड़ी बड़ी आर्टरीज बन जाती हैं जिनके अंदर ना एंडोथीलियम होता है ना मसल लेयर होती है, और ये सिर्फ लाइंड होते हैं बाय योर एंडोवैस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट्स। नाउ व्हाई दिस, ये इतनी तोड़फोड़ क्यों मचानी पड़ गई स्पाइरल आर्टरीज में? दिस हैज नाउ बिकम लाइक अ फनल। ओके, दिस इज जैसे कुप्पी होती है, सो दिस इज नाउ बिकम लाइक अ फनल। इट इज अ वेरी लो प्रेशर एरिया। इसके ऊपर किसी भी वेसो एक्टिव ड्रग का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक शेल बचा है जो कि एंडोवैस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट ने लाइन कर दिया है, और इसके अंदर ढेर सारा ब्लड जा रहा है जो कि फीटस को सप्लाई पहुंचा रहा है। नाउ दिस इज द यूटेरोप्लेसेंटल, दिस इज द यूटेरोप्लेसेंटल ब्लड वेसल दैट वी कॉल। अब प्री एक्लैम्शिया में क्या हो जाएगा? ये तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात हो गई। प्री एक्लैम्शिया में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये सारे फीचर्स डीरेल हो जाते हैं, एंड देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। तो अब ये एक नॉर्मल प्लेसेंटेशन है। प्री एक्लैम्शिया में क्या हो जाता है? प्री एक्लैम्शिया में हो जाता है एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन into the spiral arteries, because of which the endothelium of the spiral arteries is not completely damaged. मतलब जब ये हमारी स्पाइरल आर्टरी है और एक प्री एक्लैम्शिया के पेशेंट में
जो एंडोवेस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ये इसकी पूरी लाइनिंग को डैमेज नहीं कर पाते, और जो मायोमेट्रियम के अंदर की डीप पार्ट है वो वैसा ही रह जाता है, वो पूरा फनल में कन्वर्ट ही नहीं होता बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन. नाउ व्हाट इज द implication of this? This creates a vasospastic condition, spasm. So there is a vasospastic condition. Because of this vasospastic condition, काफी सारे inflammatory mediators रिलीज होने लगते हैं, और ये inflammatory mediators पहुंच जाते हैं मदर की पूरी बॉडी में. तो जो एक important pathogenesis अब निकल कर आई है वो है widespread endothelial cell activation in the mother all over her organs. तो एंडोथीलियम क्या होती है? ब्लड वेसल की लाइनिंग. तो जो एक इंपॉर्टेंट अब पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई है प्री एक्लैम्प्सिया की थ्रू सेवरल इयर्स ऑफ रिसर्च, वो ये है कि देयर इज एबनॉर्मल एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन in the entire blood vessels of the various organs of the mother. तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, प्री एक्लैम्प्सिया का असर किसी भी ऑर्गन पे हो सकता है फॉर द मदर. तो क्योंकि यहाँ पे स्पैस्टिक कंडीशन क्रिएट हो गई, ये पूरा रीमॉडलिंग जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल आर्टरी का, वो नहीं हो पाया, और यहां से काफी सारे टॉक्सिक मीडिएटर्स रिलीज होने लगे, और वो जाके मदर की पूरी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं. तो जब ये बाकी ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल डैमेज होते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे काफी सारे जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्टर्स हैं वो पूरी बॉडी में जनरेट होने लगते हैं. तो जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जिसकी मैंने सबसे पहले वीडियो में बात की थी, जो प्रेगनेंसी में नॉर्मली गिरना चाहिए, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है. So there is an increase in the systemic vascular resistance because of this, and this leads to increase in the blood pressure of the mother beginning from 20 weeks of pregnancy and onwards. तो पहला तो ये होता है कि बीपी बढ़ने लगता है. दूसरा इफेक्ट क्या होता है इस एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन का? जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वो धीरे धीरे, क्योंकि एंडोथेलियल लाइनिंग ही है, वो डैमेज होने लगती है. तो जो ब्लड वेस के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड में से निकल के बाहर आने लगते हैं. एंड द क्लासिक थिंग इज द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड टू द एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेसेस. तो जो एडिमा हमको मिलता है प्रेग्नेंट मदर्स में विद प्री एक्लैम्प्सिया, वो इसलिए क्योंकि जब एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाता है तो वहां से जो वाटर है, नॉर्मल भाषा में जिसको हम बोलते हैं, द वैस्कुलर वॉल्यूम फ्रॉम द ब्लड वेसल गोज टू द एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस, और वो मदर के पैरों में, वल्वा में, एब्डोमेन की स्किन के नीचे हर जगह दिखने लगता है इन द फॉर्म ऑफ एडिमा. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ब्लड वॉल्यूम है मदर का वो घट जाता है. पूरा जो उसका वॉल्यूम है वो एडिमा के फॉर्म में चला जाता है, बट जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होता है मदर का वो घट जाता है. यहां पे मैं जो जो चीजें बता रही हूं उसको इसलिए याद रखिए क्योंकि जब हम इनके मैनेजमेंट पे आएंगे तो वो हर चीज यहां से कोरिलेट हो जाएगी कि क्यों हमें ब्लड वॉल्यूम में हमें एक्सपेंशन देना पड़ता है, क्योंकि काफी सारा एंडोथेलियल डैमेज होके फ्लूइड चला गया है, एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में एडिमा बन गया है, और जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो एक्चुअली गिर गया है. ऑल्सो जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, इनका एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ब्लड फ्लो करता रहे, ब्लड कहीं भी कोएगुलेट ना करे. तो जब हम कहीं कट लगता है और एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाते हैं, तब हमारे बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या कट ब्लीड करने लगता है. तो एंडोथेलियल सेल डैमेज का जो एक दूसरा नुकसान है वो ये कि काफी सारे थ्रोम्बोटिक फिनोमेना शुरू हो जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर. ओके, तो अब आप याद करिए कि हमने बात करी थी एस्पिरिन की.
in the prevention of preeclampsia. लो डोज एस्पिरिन का क्या रोल है? लो डोज एस्पिरिन का ये रोल है कि इट एक्ट्स लाइक ए एंटी थ्रोम्बोटिक, पहली चीज। दूसरा, वो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स यहां से रिलीज हो रहे हैं उनको भी वो सप्रेस करेगा, ताकि वो बॉडी के बाकी ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम को डैमेज ना कर पाए। सो हेंस द रोल ऑफ एस्पिरिन इन द प्रिवेंशन ऑफ preeclampsia. Okay, so endothelial cell damage causes thrombotic phenomena, it also causes ischemic phenomena and so on. और ये जो एडिमा वाला पार्ट है ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है। तो जो पल्मोनरी एडिमा जिसको हमने एज अ सीवियर प्रीएक्लैम्शिया के क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया था, वो इसीलिए है क्योंकि जब लंग्स के ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो पल्मोनरी एडिमा होने लगता है। बिकॉज ऑफ द एंडोथेलियल सेल डैमेज इन द किडनीज ऑल्सो देयर इज प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन जो है वो यूरिन से लॉस होने लगता है, एंड दिस प्रोटीन यूरिया ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड एडिमा इन केसेस ऑफ सीवियर प्रीएक्लैम्शिया। नाउ दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि एक नल्लीपैरस या प्राइमी ग्रेविडा मदर के अंदर हमें ये क्यों ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो पहली बार एक्सपोज होते हैं टू द कोरियोनिक विलाई, ये पहली बार उनकी बॉडी में जनरेट होते हैं। तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस दे आर मोर एक्सपोज्ड और मोर वल्नरेबल टू बिकम प्रीएक्लैम्प्टिक। ये ट्विंस में या हाइडेटिव फॉर्म मोल जहां पे फीटस ही नहीं होता, मोलर प्रेगनेंसी में क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो कोरियोनिक विलाई है वो सुपर अबंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कोरियोनिक विलाई होते हैं। जो ट्विंस होते हैं उनका प्लेसेंटा खूब बड़े होते हैं, और जो मोलर प्रेगनेंसी होती है उसमें सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट ही ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो ये वहां पे प्रीएक्लैम्शिया कॉज कर देते हैं। नाउ व्हाई इन मदर्स हु आर ओबीज क्यों क्रॉनिक हाइपरटेंशन में प्रीएक्लैम्शिया डेवलप हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं एंडोथेलियल सेल डैमेज के लिए। तो जब उनके अंदर डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन हो जाता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। ये प्रेगनेंसी में रिपीटेडली क्यों होता है? जिसको एक बार हो गया उनको आगे चांसेस क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर बार ये पॉसिबिलिटी है कि जब उनका प्लेसेंटा बनेगा तो डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन होगा एंड देयर विल बी इश्यू इन द trophoblast invasion. And why do we ask our mothers to be lying on the left lateral side? क्यों हम प्रेगनेंसी में मदर को बोलते हैं कि लेफ्ट करवट लेटो? वो इसलिए कि जो ग्रेविड यूट्रस है जब वो इंफीरियर वेना केवा के ऊपर प्रेशर डालता है, जब हम सीधा सुपाइन लेटते हैं तो वीनस रिटर्न नीचे से कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है, जो कार्डिक आउटपुट है, वो कम हो जाता है। तो ऐसी मदर्स जहां पे ऑलरेडी प्लेसेंटा का ब्लड सर्कुलेशन नहीं है ठीक, उनके अंदर ये और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम मदर को कहते हैं कि वो लेफ्ट लेटे, ताकि जो इंफीरियर वेना केवा का प्रेशर है वो रिलीज हो, और कम से कम अब इस लिमिटेड सप्लाई में बच्चे तक ब्लड सप्लाई पहुंचे। और क्योंकि ये ब्लड सप्लाई कम होती है इसीलिए जो फीटस होता है उसका ग्रोथ ठीक नहीं होता, वो आईयूजीआर हो जाता है, और सीवियर केसेस में उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है। एंड फाइनल इलाज फिर क्या है? फाइनल इलाज है इसको हटाओ, द प्लेसेंटा हैज टू गो, ओनली देन द मदर विल रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल। तो इसलिए जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है प्रीएक्लैम्शिया या सीवियर प्रीएक्लैम्शिया एक्लैम्शिया का, वो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमें प्लेसेंटा को हटाना पड़ेगा। मोलर प्रेगनेंसी में हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये है तब तक मदर रिकवर नहीं होगी। So this is one of the most challenging episodes to understand the pathophysiology of gestational hypertension, preeclampsia, and now we will move to the management part. If you really like this video, please subscribe the channel and touch the bell icon, like, share and comment. In the next episode, we are going to discuss the management of these patients. Thank you.
To get more updates, subscribe to our channel and hit the bell icon.